नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। सोशल साइंस की क्लास में 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स है सोशल साइंस, उसका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं आपको, और एग्जाम हॉल में आपको यही सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सवाल देखिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लंबी पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है अमेजन, नील, मिसिसिपी और यांगसी। बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी आपके अनुसार कौन है। बिल्कुल सही, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी। और ये किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ये पाई जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और ये इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है मिस्र की जीवन रेखा। तो नील नदी को ही क्या कहा जाता है। मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। क्लियर। तो इतने फैक्ट जो है वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी। नील नदी का संबंध किस कॉन्टिनेंट से है। तो नील नदी का संबंध है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। नील नदी को क्या कहा जाता है। मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नील नदी का उद्गम भी मिस्र से ही होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इतनी चीजें नील नदी के बारे में कि नील नदी कहाँ से रिलेट करती है। नील नदी रिलेट करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। विक्टोरिया झील से। क्लियर। और इसे क्या कहा जाता है। मिस्र की जीवन रेखा। इतने सारे फैक्ट आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल। अमेजन नदी किस महाद्वीप का हिस्सा है। अमेजोन नदी के बारे में पूछा है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नील नदी है वो किसका हिस्सा है। नील नदी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा। इसी तरह जो अमेजन नदी है, बताइए वो किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया और यूरोप। बताइए किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अमेजन नदी हिस्सा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। अमेजन नदी किसका है। साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का। और यही पे पाए जाते हैं कुछ प्रमुख घास के मैदान इसी कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से, जैसे हैं पंपास घास के मैदान और सेल्वास घास के मैदान, ग्रान चाको। तो ये सारे घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इसी कॉन्टिनेंट में। कभी कभी घास के सवालों से भी, घास के जो मैदान है उससे भी रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि पंपास घास के मैदान कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो आपको बताना है कि वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। सेल्वास घास के मैदान किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। क्लियर। तो ये घास के मैदान साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अमेजन नदी किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो अमेजन नदी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनसे रिलेटेड जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है कौन सी। यांगसी रिवर। ये वाली, ये यांगसी रिवर अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। एशिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी नदी है वो यांगसी है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी नदी है वो है, बताइए, अमेजन नदी जो अभी बताया मैंने। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी। और नील नदी ही विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। विक्टोरिया झील से होता है। और मिस्र की जीवन रेखा भी कौन सी कही जाती है। नील नदी ही कही जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और यही चीज आपको याद रखनी है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बताइए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अमरकंटक से, मानसरोवर से, गोमुख से, पंचवटी से। मैंने आपको कल बताया था कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। कितनी है गंगा नदी की लंबाई। मैंने आपको बताया था 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। और गंगा नदी निकलती कहाँ से है। गंगा नदी निकलती है गोमुख हिमालय से। और अमरकंटक से कौन सी नदी एक निकलती थी जो अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। तो मैंने आपको बताया था वो कौन सी नदी है। अमरकंटक से निकलने वाली जो एस्चुरी बनाती है, अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है वो है नर्मदा। और 3 नदियां बताई थी, नर्मदा, सोन और जोजिला। ये 3 नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं। अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियां डेल्टा बनाती हैं और नर्मदा एस्चुरी बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना जरूरी है। सवाल ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है जो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है। तो आपको क्या कहना है कि वो नर्मदा है। अगला सवाल है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। केटू, कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की, देखिए हिमालय नवीन वलित पर्वत का हिस्सा है, आप सबको पता है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट। ये याद रखिएगा। कहाँ पे है कंचनजंगा, कहाँ है बताइए।
कंचनजंगा कहाँ है? कभी कभी सवाल आ जाता है कि कंचनजंगा, ये सवाल पूछा गया था और मैं तो शॉक्ड हूँ इस चीज से कि ये वाला सवाल कैसे गलत करके आ सकते हैं आप लोग, कि कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ये याद रखिएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। क्लियर? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकी। पूरे दुनिया की पूछा है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा कि पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। और ये एंडीज कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब भी सबसे कोई लंबी चीज पूछी जाएगी, सबसे ऊंचाई पर स्थित चीज पूछी जाएगी, तो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होगी। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल एटाकोमा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। को ऊंचाई पर स्थित चीजें कहाँ पाई जाती है? एंडीज। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। क्लियर? इतनी चीजें आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से याद रखनी। और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का एक देश है चिली, वहां पे पाई जाती है चुकी माता माइंस, वो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। तो सवाल ये भी पूछता है कि पूरे विश्व में तांबे के लिए कौन सी एक माइंस प्रसिद्ध है? तो वो है चुकी माता। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सभी आपके सोशल साइंस का पार्ट है। और ये सवाल उसी से रिलेट, आपका जो सिलेबस है उसी से लेके सीधे सीधे रख दिए गए। कौन सी नदी है जो चीन की दुखद नदी यानी कि सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है? यांगसी रिवर, पीली नदी, मेकॉन्ग नदी, सिंधु नदी। तो यही यांगसी रिवर है जिसे मैंने बताया था कि इसे माना जाता है एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी रिवर। ये याद रखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी रिवर। लेकिन सवाल कुछ और पूछ रहा है, पढ़िए जरा। सवाल पूछ रहा है कि दुखद नदी सॉरो ऑफ चाइना, तो सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है पीली नदी, बाढ़ के कारण। क्योंकि यहाँ बाढ़ सबसे ज्यादा आती है और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो नदी इतनी ज्यादा बाढ़ लेके आती है कि वो तबाही मचा देती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है पीली नदी को, चाइना की सॉरो ऑफ चाइना। क्लियर? चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। मैं कई बार बता चुकी हूँ, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा की ही सहायक नदी है यमुना। और गंगा नदी के बारे में उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख हिमानी से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमानी से। क्लियर? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। अब देखिए, यहाँ पे एक ही जगह आपकी कितने फैक्ट क्लियर हो गए? सारी नदियों के उद्गम स्थल पता चल गए आपको कि गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से, यमुना यमुनोत्री से, गोदावरी नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पास मानसरोवर से। ये चारों नदियों के उद्गम स्थल आपको याद हो गए यहाँ पे। चलिए, रॉकी पर्वत श्रृंखला कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? बताइए, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? रॉकी पर्वत श्रृंखला कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? रॉकी, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वो बेसिकली कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है ये। और कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे एंडीज मैंने क्या बताई थी? साउथ अमेरिका में। और उत्तर अमेरिका की कौन सी हो गई? रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि एंडीज कहाँ है, रॉकी कहाँ है। एंडीज है साउथ अमेरिका में और रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, चलिए। नाइल नदी किस सागर में गिरती है? नील नदी के बारे में पूछा है, कहाँ गिरती है? मैंने आपको क्या बताया? नील नदी को क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से? विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। ये दो प्रकार की होती है, व्हाइट नील और ब्लू नील। कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसी नील नदी को कहा जाता है मिस्र की जीवन रेखा। तो नील नदी को क्या कहा जाता है? दूसरी चीज, नील नदी को ही कहा जाता है मिस्र की जीवन रेखा, मिस्र की जीवन रेखा। क्लियर? इतने सारे फैक्ट। अब आते हैं, नील नदी किस सागर में गिरती है? बताइए। अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर।
तो जो नील नदी है वो कहाँ गिरती है? वो गिरती है भूमध्य सागर में। तो याद रखिएगा नील नदी किसका हिस्सा है? नील नदी हिस्सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। दूसरी चीज कहाँ से इसका उद्गम है? विक्टोरिया झील से उद्गम है। इसे क्या कहा जाता है? मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी? बताइए, दुनिया की सबसे गहरी झील। ऑप्शन है विक्टोरिया, बैकॉल, टिटिकाका, सुपीरियर। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? और एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो दुनिया की सबसे गहरी झील है वो कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? बताइए। दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और जो मेरा सवाल है वो आप बताइए कि दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ये आपको बताना है। दुनिया की सबसे गहराई पर स्थित बिंदु, देखिए दो चीजें, दुनिया की सबसे गहराई पर स्थित बिंदु जैसे बैकाल झील है वो है जिस भी कॉन्टिनेंट में है, और दुनिया का सबसे उच्चतम बिंदु वो भी सेम कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अब शायद आपको रिकॉल करने में चीजें आसानी हो। अगला सवाल है, अब आते हैं संविधान संशोधन में। पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाने हैं, संविधान संशोधन से रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाने हैं। भारत का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1949, 1950, 1951 और 1952। बताइए कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और ये किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। याद रखिएगा, भूमि सुधार से संबंधित था। और इसी के अंतर्गत संविधान में क्या जोड़ी गई थी? इसी के अंतर्गत संविधान में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा कि संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था। फिर हम पढ़ेंगे जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985, वो दल बदल से संबंधित था और उसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा क्या हुआ था? पंचायती राज को जोड़ा गया था। संविधान में 11वीं अनुसूची आई। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये संबंधित था नगर पालिका से। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस से आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। अब उससे रिलेटेड सवाल करते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1951। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है? 368, 352, 370, 32। बताइए। आप सबको पता है कि संविधान में 368 क्या बताता है? संविधान संशोधन को। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। क्लियर? 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 370 किससे संबंधित है? 370 वो आर्टिकल है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे अब क्या कर दिया गया है? जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था आर्टिकल 370, और इसे अब समाप्त कर दिया गया है। और आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखिएगा कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसका वर्णन किसमें है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है आर्टिकल 368 में। और 352 किससे रिलेट करता है? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य जो अब समाप्त कर दिया गया है, और 32 किससे है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। चलिए, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र विरोधी, लघु संविधान, जनहित संशोधन या नागरिकता संशोधन? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, और इसमें इतने सारे परिवर्तन हुए थे कि इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। इतने ज्यादा संविधान संशोधन हुए थे, इस कारण इसे क्या कहा गया? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये वर्ड याद रखिएगा। कौन कौन से जोड़े गए? पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तीसरी चीज मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो बेसिकली 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बहुत ज्यादा परिवर्तन किए गए थे, बहुत ज्यादा संशोधन किए गए थे भारतीय संविधान में। तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान।
और हुआ कब था 42वां संविधान संशोधन? 1976 को। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता कब जोड़े गए? अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? 39वें, 42वें, 44वें या 52वें? बिल्कुल सही, 42वें। अभी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, और इसी वजह से इतने ज्यादा संशोधन होने के कारण ही 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया तो फिर कितने अधिकार हो गए? 6 अधिकार हो गए। और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कहां ला दिया गया? तो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार को ला दिया गया एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A के फॉर्म में, आर्टिकल 300A। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। क्लियर? तो संपत्ति के अधिक 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस अधिकार को हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर? चलिए, 57वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था? 97 संविधान संशोधन बेसिकली सहकारी समितियों से संबंधित था, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता था। इसी वजह से संविधान में एक नया आर्टिकल आया। संविधान में एक नया आर्टिकल कौन सा आया? 43B, जो किससे संबंधित था? जो सहकारी समितियों से संबंधित था। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? जीएसटी, पंचायत, सहकारी समिति या सूचना का अधिकार, तो ये संबंधित है सहकारी समितियों से। और कौन सा आर्टिकल नया आया था? जो आर्टिकल 43B। क्लियर? और सहकारी समितियां क्या होती हैं? जहां एक जो ग्रुप है वो पूरा किसी भी चीज का संचालन करता है, वही मालिक होते हैं, वही उसमें सब काम करते हैं, जो भी बढ़ता है उसको आपस में बांट लेते हैं। क्लियर? तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत था? सहकारी समितियों का प्रावधान 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, और कौन सा एक नया आर्टिकल आया? आर्टिकल 43B आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था? जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था? 100वां, 101, 102, 103। तो देखिए, जो जीएसटी क्या है, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, पहली चीज। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष है। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा आया था? 101वें संविधान संशोधन द्वारा आया था जीएसटी। और 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता था? तो 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है, ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा देता है। तो जो 102वां संविधान संशोधन था वो किससे रिलेट करता है? वो ओबीसी आयोग से रिलेटेड। और 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देता है। ईडब्ल्यूएस को क्या देता है? 10% आरक्षण देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 103वां किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित। क्लियर? तो जीएसटी किससे संबंधित हो गया? 101। और 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेट कर रहा है? ओबीसी आयोग से। क्लियर? चलिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रमोशन में आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? बेसिकली एसटी एससी को जो प्रमोशन में आरक्षण मिला, प्रमोशन में आरक्षण मिला था, वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था, ये पूछा गया। और संविधान में एसटी एससी आयोग किसमें है बताइए? आर्टिकल 338A। ये किससे रिलेट करते हैं? ये रिलेट करते हैं एससी एसटी आयोग से। क्लियर? तो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन दिया गया बताइए? 77वां, 73वां, 86वां, 92वां। 86वां तो होगा नहीं। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या हुआ था प्रावधान? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या प्रावधान था? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया 77वां संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? तो कब मिला है प्रमोशन में आरक्षण एससी एसटी को? 77वें संविधान संशोधन द्वारा।
86वां संविधान संशोधन जो अभी मैंने आपको बता दिया, 86वां संविधान संशोधन अभी जस्ट मैंने बताया, किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, महिला आरक्षण से, सूचना के अधिकार से कि न्यायपालिका से? बताइए। मैंने आपको क्या बताया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, और इसी के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। क्लियर? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 किस चीज से रिलेट कर रहा है? शिक्षा के अधिकार से रिलेट कर रहा है। ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और ये क्या करता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है और इसी के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? 103 तक तो मैंने बता दिया था कि 101 जीएसटी से है, 102 किससे है? ओबीसी आयोग से, 103 ईडब्ल्यूएस से और 104 संबंधित है, बताइए, अल्पसंख्यकों के अधिकार से, एंग्लो इंडियन की सीट की समाप्ति से, पंचायत सुधार या न्यायिक नियुक्तियां। तो 104वां संविधान संशोधन बेसिकली ये प्रावधान करता है कि जो लोकसभा में क्या दिया जाता था? आरक्षण मिलता था। तो ये प्रावधान किया गया कि जो एसटी एससी को आरक्षण प्रदान किया जाता था वो 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरा प्रावधान ये किया गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी। तो अब ये हो गया है कि इस 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब एंग्लो इंडियंस के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित की जाती थी वो अब नहीं की जाएगी। तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ कि जो एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा सीटें जो रिजर्व की जाती थी वो अब नहीं की जाएंगी। तो 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? कि एंग्लो इंडियंस की लोकसभा और विधानसभा में सीटों की समाप्ति से। क्लियर? तो 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? एंग्लो इंडियंस की सीटों की समाप्ति से। कहां? लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि 104वां संविधान संशोधन क्या एसटी एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने की भी बात करता है? तो बिल्कुल करता है। दो प्रावधान किए गए थे। तो 101 संविधान संशोधन जीएसटी से, 102 संविधान संशोधन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है, 103 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देता है और 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियंस को जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटें मिलती थी वो अब नहीं मिलेंगी। और 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही एसटी एससी को जो आरक्षण का प्रावधान है वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के पर्वत, पहाड़, वर्ड ज्योग्राफी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सीरीज आपकी तब तक चलेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये चीजें पसंद आ रही हैं तो बिल्कुल इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक, और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।